यूनुस ने कमान संभाली है बांग्लादेश की, तब से भारत और बांग्लादेश के बीच में सिर्फ संबंध खराब नहीं हुए हैं, बल्कि बांग्लादेश ने अपनी टेरिटरी का दुरुपयोग करने के लिए उसको आईएसआई को सौंपा है। और आईएसआई को सौंपने के बाद आईएसआई ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार से लेकर पूरे के पूरे बांग्लादेश के अंदर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का जो काम किया है, इससे भारत के नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट पैदा होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस सिक्योरिटी थ्रेट को मिटिगेट करने के लिए भारत की सुरक्षा संस्थाओं ने और खास करके भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने क्या क्या कदम उठाए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही पहलू के ऊपर चर्चा करेंगे जिसमें समझेंगे कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW ने पिछले लगभग 1 से 1.5 महीने में साइलेंटली और चुपचाप बैठ के एक इतना बड़ा खेल कर दिया कि मोहम्मद यूनुस को इस समय पूछना चाहिए कि क्यों यूनुस साहब सूझी है। तो आज समझते हैं कि ये खेल हुआ क्या। तो देखिए, इसके लिए हमें थोड़े से इतिहास के पन्नों में जाना पड़ेगा। म्यांमार जो एक टेरिटरी है, पहली बात तो एक चीज़ को समझ लीजिए कि उसका एक लैंड बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है। म्यांमार में 1960 के दशक से बहुत सारे एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर पाए गए हैं। उसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण म्यांमार के अंदर ये था कि जितने भी उस समय म्यांमार में ट्राइबल ग्रुप्स रहते थे, उन ट्राइबल ग्रुप्स को चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान जैसे तीनों देशों ने मिलकर आर्म्स दिए हैं, असला दिया है, बम बारूद दिया है, पैसा दिया है, ताकि उनका दुरुपयोग करके वो भारत के नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को पैदा कर पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि म्यांमार एक हमेशा से टेरिटरी रहा है जहां से भारत की नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी को सपोर्ट किया गया है। लेकिन अगर हम ध्यान से समझें तो म्यांमार के अंदर एक टेरिटरी है, एक ज़िला है, एक प्रोविंस है जिसका नाम है कचीन प्रोविंस। अगर आप मैप में कभी म्यांमार की मैप को देखते हैं तो ये जो कचीन प्रोविंस है, ये म्यांमार के एक नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है, और वो भी वहाँ पर जहाँ पर म्यांमार, चाइना और भारत का एक ट्राई जंक्शन है। तो उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कचीन प्रोविंस जो है एक बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण प्रोविंस है, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कचीन के प्रोविंस के अंदर एक बड़े लंबे समय से एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था कचीन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन, KIO। अब ये जो कचीन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन थी, ये 1950 के दशक से वहाँ पर पाई गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने कभी भी कचीन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क नहीं साधा, क्योंकि हमें ये लगता था कि कचीन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरीली जो उद्देश्य है वो ये है कि वो कचीन वाला जो इलाका है, जो कचीन ज़िला है वहाँ का, उस इलाके में वो एक अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रूल चाहती थी। हमें लगा कि भाई हमें इसको सपोर्ट करने का क्या फ़ायदा। लेकिन 1962 में जब भारत और चीन के बीच में एक झड़प हुई, तो इस झड़प के बाद एक चीज़ ये हुई कि 1964 में कचीन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे बड़ा लीडर था जिसका नाम था जाओ तू, ये व्यक्ति ने भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ एक संपर्क साधा। इसने भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये बात बोली कि मुझे आपसे मुलाकात करके कुछ सपोर्ट चाहिए, कुछ बातचीत करनी है। 1962 में जब भारत और चीन के बीच में झड़प हुई थी, तो 1964 में जब ये परिस्थिति ऐसी थी, तो उस समय भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी ये बात सोची कि भाई देखिए, चीन के साथ एक झड़प हुई है। कचीन का इलाका एक ऐसा इलाका है जो ऑलरेडी, अगर हम देखें तो बेसिकली लोकेटेड है कहीं ना कहीं म्यांमार, भारत और चीन के ट्राई जंक्शन पे, तो इनसे संपर्क साधने में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो 1964 में भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ अधिकारी अरुणाचल प्रदेश गए। अरुणाचल प्रदेश जाकर उन्होंने जाओ तू से मुलाकात करी। जाओ तू के साथ जब मुलाकात करी तो जाओ तू ने उस समय भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों को ये बताया कि हमें आपसे असले की ज़रूरत है, हमें आपसे डिप्लोमेटिक सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें आपसे हर एक टाइप के सपोर्ट की ज़रूरत है जिसके तहत आप हमारे कचीन इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करें। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पूछा कि भाई आपको सपोर्ट करने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी टेरिटरी में यदि आप आएंगे और कचीन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन को कचीन के इंडिपेंडेंस के लिए सपोर्ट करेंगे, तो आपको चीन पर नज़र रखने की एक मौका मिलेगा, एक नज़रिया मिलेगा। पर 1964 में आप सभी जानते हैं कि भारत उस समय पाकिस्तान के साथ ध्वस्त था एक इशू में, क्योंकि पाकिस्तान उस समय 1965 में हमारे खिलाफ एक फ्रंट खोल चुका था। तो उस समय जो कचीन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन और भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो के बीच में जो चर्चा हुई, वो कहीं आगे जाकर फ्रूटफुल हो नहीं पाई। अब क्योंकि भारत उस समय पाकिस्तान के साथ ऑक्यूपाई हो गया, तो उस समय जाओ तू जो कचीन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था, उसको ये लगा कि शायद भारत हमें जो है भाव देना नहीं चाहता, तो हमें अपने संपर्क जो है चीन से साधने चाहिए, क्योंकि अगर चीन हमारी मदद कर दे कचीन को इंडिपेंडेंट करने में, तो चीन का दबदबा कचीन एरिया में बढ़ जाएगा, और चीन का एरिया यदि कचीन के एरिया में बढ़ जाएगा और चीन का दबदबा अगर यहाँ पे बढ़ जाएगा तो चीन कचीन में बैठ के भारत के ऊपर भी नज़र रख सकता है। तो उन्होंने जो भारत को फीलर दिया था, जब भारत क्योंकि पाकिस्तान के साथ युद्ध में उस समय इन्वॉल्व था और संपर्क को नहीं बना पाया,
तो पहली बात तो जाओ तू के मन में ये ख्याल आया। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जब भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी उस समय वहाँ से वापस जा रहे थे अरुणाचल से, तो अरुणाचल के एक शहर में तिरप जो है वहाँ पर बेसिकली इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ अधिकारी रुक गए। उन्होंने कहा कि चलिए देखते हैं कि अभी क्या किया जा सकता है, सरकार से रवैया पूछेंगे कि इन लोगों के साथ क्या रखना है। उस समय हमें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ समझ आई कि जब भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग तिरप में आ गए अरुणाचल प्रदेश में, तो जाओ तू जो आया था कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर, क्योंकि उसके भारत के साथ संपर्क नहीं बन पाए, तो उस समय एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी ने तिरप में एक बड़ी दिलचस्प सी चीज़ देखी। उसने ये देखा कि भाई ये जो जाओ तू के साथ डेलीगेशन में एक व्यक्ति आया था, ये उस समय संपर्क साध रहा था एक अमेरिकन के साथ, और ये अमेरिकन को भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लिया, क्योंकि ये अमेरिकन जो है उस समय भारत के अंदर अमेरिका के दूतावास यानी कि एम्बेसी में काम करने वाला व्यक्ति था। भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जैसे ही उस अमेरिकन को पकड़ के पूछा कि भाई आप किसके बिहाफ पर यहाँ आए हैं, तो उसने कहा कि भाई मैं तो अमेरिका का जो एम्बेसी है भारत में दिल्ली में, वहाँ पर जो मिलिट्री अटैची है, मैं तो उसका PS हूँ, यानी कि मैं तो उसका प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। और तब हमें भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये मालूम चला कि जाओ तू के डेलीगेशन का एक व्यक्ति उस समय अमेरिका के साथ भी संपर्क साध के अमेरिका से सपोर्ट मांगने की कोशिश कर रहा था। तो पहली बात तो भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तुरंत ही उस कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन का जो व्यक्ति जाओ तू के साथ जो आया था डेलीगेशन में, जो ये संपर्क साधने की अमेरिका से कोशिश कर रहा था, उसको अरेस्ट कर लिया। इतनी ही देखते सार जो है ये अमेरिका का जो व्यक्ति था उस समय तिरप में, ये तुरंत वहां से भाग चुका। फिर भारत ने उसको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करवाकर पहली बात तो भारत से भगाया। लेकिन एक चीज तो तय हो गई कि भारत उस समय कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पहली बात तो संपर्क साध नहीं पाया। इसके बाद जब 1965 की जंग खत्म हुई तो 1966 में माओ जेडोंग ने सबसे पहले तो कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिश्ते बनाने की एक मुहिम चलाई, और क्योंकि उस समय जाओ तू जो कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था वो चीन का सपोर्ट और समर्थन चाहता था, तो चीन ने जब उसके साथ संपर्क साधा तो दोनों के बीच में एक रिश्ता बन गया। तो रिश्ता कुछ ऐसा बना कि माओ ने उस समय जाओ तू जो कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था उसको ये बोला कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन बर्मा में है, म्यांमार का उस समय नाम बर्मा होता था, तो उसने कहा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो बर्मा में है उसका नाम है बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बर्मा, तो आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बर्मा से संपर्क साधिए। तो जाओ तू जो है उसने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बर्मा से संपर्क साधा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बर्मा ने संपर्क साधने के बाद कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना चालू करा। तो एक जगह पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बर्मा जो है वो जाओ तू को कचिन के अंदर एक सेसेशन मूवमेंट के लिए सपोर्ट कर रही थी, और दूसरा वो चाहती थी कि भाई कचिन जो हैं वो म्यांमार से इंडिपेंडेंट हो जाएं। लेकिन चीन ने उस समय, माओ ने एक कंडीशन ये भी रख दी थी कि हम आपको सेसेशनिज्म में और म्यांमार से अलग होने में समर्थन तभी करेंगे जब आप हमारा समर्थन करेंगे कि आप अपनी टेरिटरी को हमारे को एक्सेस देंगे, ताकि आपके कचिन के टेरिटरी में बैठकर हम भारत के नागालैंड और मिजोरम में इंसर्जेंसी चला पाए। तो दोनों के लिए एक जॉइंट बेनिफिट का यहाँ पर गेम एक्सप्लोर हो गया। और इस एक्सप्लोरेशन में अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि 1966 से लेके लगभग 1988 तक, यानी कि 1966 से लेके 1988 तक अगर हम देखें तो चाइना ने उस समय इस पूरे पीरियड में कचिन टेरिटरी में, कचिन प्रोविंस में बैठकर भारत के नागालैंड और मिजोरम में अग्रेसिव लेवल पर इंसर्जेंसी को प्रमोट किया। अब 1988 तक परिस्थिति बदल चुकी थी। 1988 तक परिस्थिति ये थी कि भाई अब भारत के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो अकेली नहीं बल्कि एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW नाम की भी एक संगठन आ चुका था। जब RNAW आया तो 1988 की बात है कि 1988 में रॉ ने उस समय संपर्क साधने की कोशिश करी बेसिकली कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन से। उन्होंने KIO को एक फीलर भेजा। उन्होंने कहा कि भाई हम क्यों ना एक मुलाकात करें। अब ये मुलाकात को पूरे के पूरे मैनेज करने वाला जो व्यक्ति था ये था रॉ का स्टेशन चीफ, जिसका नाम था BB नंदी, और ये पोस्टेड था बैंकॉक में। बैंकॉक में पोस्टेड होने के बाद BB नंदी जो रॉ का स्टेशन चीफ था उसने बेसिकली फीलर भेजा उस समय KIO का जो हेड था जिसका नाम था ब्रंग सेंग। तो ब्रंग सेंग को ये फीलर भेजा कि क्यों ना आइए आप मुलाकात कीजिए। और बैंकॉक और थाईलैंड उस समय एक ऐसी टेरिटरी बन चुकी थी कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स होते थे, यदि भारत की सरकार को कभी भी उनसे बातचीत करनी होती थी तो या तो हम उनसे पेरिस में मिलते थे और या फिर हम उनसे जिनीवा में मिलते थे और या बैंकॉक में मिलते थे।
तो जाहिर सी बात है कि जो बैंकॉक में रॉ का स्टेशन चीफ था बीबी नंदी, जब उन्होंने फीलर भेजा ब्रंग सिंह को, ब्रंग सिंह उस समय जो है केआईओ का लीडर था, तो केआईओ का लीडर ब्रंग सिंह सबसे पहले तो बीबी नंदी से मुलाकात करने बैंकॉक गया। भारत की सरकार आरएनएडब्ल्यू ने स्पेशली एयरक्राफ्ट भेज के जो है कचिन के एरिया से ब्रंग सिंह को बुलाकर पहली बात तो बैंकॉक में एक मुलाकात करी। हमने उससे पूछा कि बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। तो ब्रंग सिंह ने बताया कि भाई देखिए, पिछले 20 साल से हमसे एक गलती ये हुई कि हम चीन के लैप में चले गए, हम चीन के गोद में जाकर बैठ गए, क्योंकि हमें लगा कि शायद चीन हमारी मदद करेगा एक कचिन एरिया को इंडिपेंडेंट करने में। लेकिन वो ब्रंग सिंह ने बताया भारत के रॉ के स्टेशन चीफ को कि साहब ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, चीन ने बल्कि हमारी पूरी टेरिटरी का प्रयोग करके आपके टेरिटरी में नागालैंड और मिजोरम में सिर्फ इंसर्जेंसी प्रमोट करी, तो हमारे साथ तो धोखा हुआ है। अब ये भारत के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। तो बीबी नंदी ने उस समय तुरंत फ्लाइट लेके बैंकॉक से वो दिल्ली आए और उस समय जो है आते सार उन्होंने राजीव गांधी से पहले तो मुलाकात करी। राजीव गांधी से मुलाकात करके उन्होंने इनको पूरी सिचुएशन को बताया कि सर ऐसी ऐसी सिचुएशन है, और ब्रंग सिंह जो कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, ये इस समय हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है, चीन को अंडरकट करने के लिए तैयार है। यदि ब्रंग सिंह हमारे साथ जुड़ जाता है तो कचिन एरिया से हम लोग चीन की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं और नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी को सप्रेस कर सकते हैं। तो उस समय फीलर दिया गया कि ठीक है, आप इससे चर्चा जारी कीजिए। 1990 में फाइनली फिर ये हुआ कि रॉ ने दोबारा से कचिन के इस इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन के ब्रंग सिंह को दिल्ली बुलाया, और 1990 के दशक में उन्होंने जब ब्रंग सिंह को दिल्ली बुलाया तो दिल्ली बुलाकर उसकी मुलाकात करवाई उस समय के प्रधानमंत्री से भी, चंद्रशेखर से। अब जब चंद्रशेखर से भी मुलाकात हुई, उसके बाद रॉ ने बेसिकली बैठकर ब्रंग सिंह के साथ एक पूरा प्लान बनाया। प्लान ये था कि भारत जो है कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन को एक डिप्लोमेटिक कवर देगी, और इस डिप्लोमेटिक कवर के तहत हम लोग कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन को असला, बारूद, आर्म्स, एमुनिशन, इंटेलिजेंस का सपोर्ट देंगे। 1990 में ब्रंग सिंह को दिल्ली में बिठाकर भारत की रॉ ने चाणक्यपुरी में एक दिल्ली के अंदर एक ऑफिस खोला। इस ऑफिस का नाम था रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ऑफ कचिन अफेयर्स। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ऑफ कचिन अफेयर्स के थ्रू भारत ने सबसे पहले तो कचिन के जो ये रिबेल्स थे और जो कचिन के लोग थे, इनको एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्पेस दिया। अब जब ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ऑफ कचिन अफेयर्स दिल्ली में बना, तब से ये ऑफिस जो है एक कॉन्ड्यूट बन गया, एक ऐसा रूट बन गया जिसके तहत भारत की रॉ कचिन्स के साथ अब एंगेज करने लगी। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ऑफ कचिन अफेयर्स के जितने भी लोग थे, पहली बात तो भारत ने उनको भारत की फॉरेन सर्विसेज इंस्टीट्यूट में ले जाकर डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग दिलवाई। डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग दिलवाने के बाद उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंटली ये काम भी किया कि इनको असला बारूद देकर पहली बात तो नॉर्थ ईस्ट के इलाके के थ्रू होते हुए कचिन के इलाके में जाकर अपनी प्रेजेंस बनानी शुरू करी। और फिर जब ब्रंग सिंह ने भारत की मदद करी और उसने बैठकर भारत को पूरा गेम समझाया कि किस तरीके से 1966 से 1988 तक चाइना ने अपना दबदबा कचिन एरिया से बनाकर सप्लाई चेन्स बना रखी थी, जिसके तहत वो नॉर्थ ईस्ट में असम से लेके नागालैंड से लेके मिजोरम तक पूरे के पूरे एरिया में इंसर्जेंसी प्रमोट कर रहा था। तो रॉ ने इस फाइनर इंटेलिजेंस को पूरा का पूरा समझा, और रॉ ने जब इस इंटेलिजेंस को समझा तो उस इंटेलिजेंस को समझने के बाद रॉ ने ये सारी इंटेलिजेंस इंडियन आर्मी को दी। इसके बाद 1990 से लेकर 92 तक अगले 2 साल इस रॉ की इंटेलिजेंस से, जो रॉ ने गैदर करी रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ऑफ कचिन अफेयर्स दिल्ली से, जो रॉ ने गैदर करी कचिन के प्रोविंस में जाकर वहां से सप्लाई चेन्स को समझ के, जब वो सारी इंटेलिजेंस मिलिट्री को दी तो भारत की मिलिट्री ने इस इंटेलिजेंस के ऊपर एक्ट करते हुए 1990 से 92 के बीच में 2 बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस उस समय जो है नॉर्थ ईस्ट में करे। और ये सारे ऑपरेशंस जो थे, इनमें से एक ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राइनो और दूसरे ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बजरंग। तो ये जो दोनों के दोनों ऑपरेशंस हुए, इन दोनों ऑपरेशंस में कचिन के लोगों ने और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ऑफ कचिन अफेयर्स ने भारत की बहुत मदद करी। जाहिर सी बात है कि जब चाइना को ये बात पता चली कि ब्रंग सिंह तो जो है अब वो रॉ के एक तरीके से साथ जाके बैठ चुका है और रॉ का एक तरीके से ऑफिशियल लेवल पर रिप्रेजेंटेटिव बन चुका है, तो चाइना ने अब पूरी कोशिश करी कि ब्रंग सिंह को निपटाया जाए। और इसी प्रोसेस में 1994 में चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने कचिन के प्रोविंस के अंदर उस समय ब्रंग सिंह को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। जब 1994 में ब्रंग सिंह की हत्या हुई तो उसके बाद कम से कम अगले जो लगभग 10 से 12 साल थे,
इन 10 से 12 साल में कचिन के इलाके में रॉ के बीच और MSS मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी चाइना की इंटेलिजेंस के बीच एक अग्रेसिव कंपटीशन चालू हो गया। अब उस समय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी चाहती थी कि हमारा दबदबा कचिन में बने, और रॉ चाहती थी कि जो हमें एक्सेस मिला है सप्लाई चेन्स का चाइना के, हम उनको तोड़ें। लेकिन इस प्रोसेस में ये भी हुआ कि 1994 से लेके अगर हम 2008-9 तक देखते हैं तो 94 से लेके 2008-9 तक दो बड़े डेवलपमेंट हुए। पहला जो मैंने आपको बताया कि रॉ के बीच में और चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के बीच में कचिन एरिया में कंपटीशन तो चलता रहा, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी चीज़ और हुई। बड़ी चीज़ ये हुई कि उस समय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी जो चाइना की थी उसने इस एरिया में सिर्फ अकेले काम नहीं किया, उसने इस पूरे इलाके में पहली बात तो कचिन के इलाके में ISI पाकिस्तान को भी घुसाना चालू किया। ISI जब पाकिस्तान की आई तो ISI पाकिस्तान की आने के बाद ISI ने एक काम ये किया कि उसने कचिन इलाके में एक तो दबदबा बनाया, दूसरा सबसे बड़ा जो बांग्लादेश के साथ म्यांमार का लगभग 240 किलोमीटर का बॉर्डर है, वो म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ जो सटा हुआ प्रोविंस है, जो जिला है म्यांमार का, उस इलाके का, उस प्रोविंस का, उस जिले का नाम है अराकन प्रोविंस। तो ISI ने कहा कि देखिए, आप चाइना को बोला कि आप कचिन के इलाके में अपना दबदबा बनाइए ताकि कचिन से हम लोग जो है कोशिश ये कर पाएं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में वापस से इंसर्जेंसी स्टार्ट कर दें। और ISI ने बोला कि हम बांग्लादेश में यहाँ जाते हैं। बांग्लादेश में खलीदा जिया जो उस समय सरकार में थी, खलीदा जिया जो है वो प्रो ISI, प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइना थी। तो ISI ने बोला कि हम खलीदा जिया के लीडरशिप के थ्रू, बांग्लादेश के थ्रू होते हुए, जो बांग्लादेश म्यांमार का बॉर्डर है, जो 240 किलोमीटर के लगभग का बॉर्डर है, इस बॉर्डर के बगल में जो म्यांमार का प्रोविंस है अराकन प्रोविंस, हम वहां जाकर बेसिकली अपना प्रेजेंस बनाते हैं। तो आइडिया क्या था, अब आपको गेम समझ आ रहा होगा। आइडिया ये था कि भारत को दो जगह से टारगेट किया जाए, एक अराकन इलाके से जहां पर ISI अपना एक बेस बना ले जहां से वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऑपरेशन रन कर पाए, और दूसरा जो MSS है चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, वो कचिन के अंदर बैठ के वहां से ऑपरेशन रन कर पाए। अब हुआ ये कि 2009 में बांग्लादेश के थ्रू रास्ते को पार करके ISI जब अराकन पहुंची, जो कि अराकन ज़िला था बेसिकली उस समय म्यांमार का, इस अराकन ज़िले में जब ISI पहुंची तो यहाँ पर बहुत सारे मुसलमान रहते थे। ये जो मुसलमान थे इनको कहा जाता है रोहिंग्या मुसलमान, रोहांग। रोहांग शब्द से आता है रोहिंग्या। अब ये जो यहाँ पर मुसलमान रहते थे, ISI ने इन मुसलमानों को एकजुट करके इनको दो संगठनों में डाला। सबसे पहला संगठन जो उन्होंने बनाया वो था एक जिसका नाम था अराकन रोहिंग्या सेल्वेशन आर्मी, अरसा, और दूसरा संगठन ISI ने बनाया जिसका नाम था रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन, RSO। तो ISI ने बांग्लादेश से होते हुए म्यांमार के अराकन प्रोविंस में जाकर अराकन के मुसलमान रोहिंग्यास को एकजुट करके उनको अरसा और RSO, अराकन रोहिंग्या सेल्वेशन आर्मी, रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के अंदर मोबिलाइज कर लिया। जब इन दोनों के अंदर मोबिलाइज कर लिया उसके बाद उन्होंने इनको ट्रेनिंग देनी चालू कर दी, असला बारूद देकर इनको बेसिकली जो है ट्रेन कर कर भारत की डेमोग्राफी को डिस्टर्ब करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में भेजना चालू कर दिया। दूसरी जगह पर कचिन के इलाके में उस समय चीन अपना MSS जो है वो दबदबा बना रहा था वापस से, क्योंकि ब्रेंग सिंह के मरने के बाद से उस पूरे इलाके में जो गैप था उस इलाके में इन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस कॉन्टेक्स्ट में 2009 में जब भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने ये सारी चीज़ें होती हुई देखी तो भारत की रॉ ने एक नया खेल खेला। 2009 में भारत की रॉ ने कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन जो थी उससे वापस से संपर्क साधा। उन्होंने कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन को बोला कि देखिए, आपको हम पहले भी जो है डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग दे चुके हैं, आपको हम आर्म्स एमुनिशन ट्रेनिंग दे चुके हैं, आपको बेसिक गुरिल्ला वॉरफेयर की लड़ाई लड़ने की हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन को 2009 में भारत की रॉ ने बोला कि अब आप एक काम करो, पहली बात तो आप एक कैडर अपना रेज करो पूरे के पूरे कचिन प्रोविंस में, और सिर्फ कचिन में नहीं, हमने उनको ये बोला कि आप अपने कुछ चुनिंदा लोगों को जिनको हमने अच्छे से ट्रेन किया है उनको अराकन के प्रोविंस में भी भेजो। तो अब आप सोचिए कि हुआ क्या। 2009 में भारत की रॉ के कहने के बाद कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने KIO को दोबारा से रिवाइव किया, और भारत की रॉ के कहने के बाद 2009 में KIO के कुछ अधिकारी जो हैं जो वॉरफेयर टैक्टिक्स में ट्रेंड थे वो कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे KIO के कचिन एरिया को छोड़ के वो अराकन एरिया में भी आए। अब आप सोचेंगे कि कचिन के लोग अराकन में आके क्या करेंगे। यहाँ पर भारत की रॉ ने खेल किया। खेल ये किया कि 2009 में जब KIO के लोग
कचीन के इलाके को छोड़कर बेसिकली जब वो आए अराकन में, तो उन्होंने अराकन के अंदर आकर केआईओ का एक एक्सटेंशन क्रिएट किया, और वो केआईओ का जो एक्सटेंशन अराकन इलाके में क्रिएट किया उसका नाम रखा गया अराकन आर्मी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में 2009 में अराकन आर्मी जो है उसको केआईओ के बिहाफ पर, रॉ के बिहाफ पर पहली बात तो क्रिएट किया गया। अब सबसे बड़ी बात क्या थी, अराकन आर्मी जब क्रिएट हुई तो उसको बेसिकली एक कवर दिया गया। उसको कवर इस प्रकार का दिया गया कि ये बोला गया 2009 से कि आप जो है अराकन इलाके में पहले तो अपना दबदबा बनाओ, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है अराकन आर्मी के थ्रू कि हम रोहिंग्यास के खिलाफ पूरी की पूरी इंटेलिजेंस गैदर करना चाहते हैं, हमें और कोई ऑपरेशन नहीं करना। लेकिन क्योंकि आपको इंटेलिजेंस गैदरिंग के काम के लिए रखा है, तो आप सिर्फ वो काम मत करो, आप एक ऐसा काम भी करो जिससे कि लगे लोगों को कि नहीं आप जेन्युइन लोग। तो 2009 से क्या हुआ कि जब केआईओ ने अराकन आर्मी क्रिएट करी, तो अराकन आर्मी क्रिएट करने के बाद एक चीज़ तो तय हो गई कि अराकन आर्मी बैठकर पहली बात अराकन इलाके में अराकन रोहिंग्या सेल्वेशन आर्मी, रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमारे को डे टू डे लेवल पर इंटेलिजेंस गैदर करके देने लग गई। दूसरा, अराकन आर्मी ने एक पॉलिटिकल गेम खेलना शुरू कर दिया ये बोलकर कि हमें तो अराकन एरिया में एक अराकन नेशन चाहिए। तो इससे उसको एक कवर मिल गया कि भाई वो पॉलिटिकल गतिविधियों में भी आ गया। और 2009 से लेके 2012-13 तक कोशिश ये की गई कि अराकन आर्मी के थ्रू जो लोग पॉलिटिकल बात कर रहे थे कह के कि हमें एक अराकन नेशन चाहिए अपना, एक सेपरेट नेशन चाहिए अपना, उन लोगों को रॉ ने सपोर्ट कर करके एक अराकन नेशनल पार्टी भी क्रिएट करवा दी। तो अब आप सोचिए कि अराकन एरिया में एक अराकन नेशनल पार्टी भी बन गई। 2015 में जब अराकन के इलाके में चुनाव हुए, जब अराकन जिले में चुनाव हुए, तो उस जिले में अराकन नेशनल पार्टी ने पूरी की पूरी पूर्ण बहुमत भी प्राप्त करी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि चाइना का दबदबा म्यांमार में बढ़ चुका था। म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री जुंता की सरकार थी, चाइना ने मिलिट्री जुंता की सरकार को बोला कि भाई ये जो अराकन नेशनल पार्टी जीती है ये तो रॉ के सपोर्टेड पार्टी है, और अगर ये बेसिकली सरकार बना लेगी तो ये पूरा का पूरा अराकन प्रोविंस तो रॉ के कंट्रोल में चला जाएगा। तो उस समय 2015 में समस्या ये हुई कि जो म्यांमार की सरकार थी उस सरकार ने पहली बात तो अराकन नेशनल पार्टी की पूर्ण बहुमत से जीती हुई सरकार को होने के बावजूद भी उस सरकार को पावर में आने नहीं दिया, उनका मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि 2016 से लेके 2021 तक अगले 5 से 6 साल अराकन नेशनल पार्टी जो कि अराकन आर्मी से बनी हुई थी, अराकन आर्मी ने और अराकन नेशनल पार्टी ने मिलकर म्यांमार की सरकार और म्यांमार की आर्मी के खिलाफ ऑपरेशंस रन करने चालू कर दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई पूर्ण बहुमत से जीती हुई सरकार अगर आप हमें बनने नहीं देंगे तो हम आपको शांति से रहने नहीं देंगे। तो 2016 से 2021 तक अराकन नेशनल पार्टी, अराकन आर्मी, इन दोनों के बीच मिलकर मिलिट्री जुंता जो म्यांमार की थी, इनके बीच में बहुत सारी क्लैशेज और एक सिविल वॉर चलती रही। 2021 में जब ये सिविल वॉर फाइनली आकर खत्म हुई तो उस समय क्या हुआ? खत्म होने के समय एक चीज तो तय हो गई कि म्यांमार आर्मी के बीच में और अराकन नेशनल पार्टी, अराकन आर्मी के बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बैठ गई कि ठीक है, लड़ाई से कोई फायदा नहीं, आप अगर राजनीतिक तरीके से काम करना चाहते हैं तो हम आपको राजनीतिक सपोर्ट देंगे। तो 2021 तक ये कहने की तो अब हमारे को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अराकन नेशनल पार्टी, अराकन आर्मी, ये सारे जो है ऑलमोस्ट रॉ के बिहाफ पर ही पूरे काम कर रहे थे। अब दूसरी सबसे बड़ी बात ये हुई कि 2021 में जब ये अंडरस्टैंडिंग बैठी तो रॉ ने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया। रॉ ने क्या किया कि उस समय केआईओ जो कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन थी और अराकन आर्मी थी, इन दोनों को मर्ज कर दिया। और इन दोनों को मर्ज करने के बाद रॉ ने क्रिएट किया 2021 में यूएलए, यूनाइटेड लीग ऑफ अराकन। अब जब यूनाइटेड लीग ऑफ अराकन बन गया तो इस यूनाइटेड लीग ऑफ अराकन ने क्या करा कि पूरे के पूरे अराकन एरिया में पहली बात तो प्रशासनिक काम को चालू कर दिया, क्योंकि अब अंडरस्टैंडिंग बैठ गई थी। म्यांमार की जो मिलिट्री जुंता थी वो मान गई थी कि ठीक है, राजनीतिक गतिविधियां आप कर लो, सिविल वॉर से कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि ये चीन की बहुत बड़ी हार थी, क्योंकि चीन ने जितनी कोशिश म्यांमार जुंता के साथ की थी मिलिट्री के कि अराकन आर्मी को हम किसी प्रकार से या अराकन नेशनल पार्टी को कमान में ना आने दें, पर वो कमान में तो इवेंचुअली आ गई, क्योंकि अब जो यूनाइटेड लीग ऑफ अराकन बनी थी उसने बेसिकली क्या करा कि प्रशासनिक कामकाज चालू कर दिए। तो अराकन इलाके में भारत का दबदबा बहुत अग्रेसिव लेवल पर बन गया। पर हमने इस अराकन आर्मी का प्रयोग 2021 से लेकर लगभग 2024 तक नहीं किया। हमने इनको बोला कि आप जो है केवल और केवल फोकस इसी पे कीजिए कि आप प्रशासनिक कामकाज कीजिए, आप प्रशासन कीजिए, आप राजनीति कीजिए, बाकी इंटेलिजेंस गैदरिंग रोहिंग्या के बिहाफ पे जो आप कर रहे हैं वो हमें देते रहिए। तो यूनाइटेड लीग ऑफ अराकन जो थी, जो बनी थी अराकन आर्मी और केआईओ को
एक दूसरे को मर्ज करके ये एक जगह पर राजनीतिक गतिविधियां कर रही थी और दूसरी जगह पर रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन, अराकन रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी के बिहाफ पे जो इंटेलिजेंस चाहिए थी हमें, वो हमारे को रेगुलर दे रही थी। प्रॉब्लम सारी आई 2024 में, जब 2024 में अमेरिका ने एक कोवर्ट ऑपरेशन करने के बाद एक रेजीम चेंज किया बांग्लादेश में। बांग्लादेश में रेजीम चेंज करके उन्होंने CIA के एक क्लिंटन फाउंडेशन के एसेट को, जिसका नाम है मोहम्मद यूनुस, उसको लाके वहां पर बिठा दिया। अब मोहम्मद यूनुस ने आते सार क्या किया, जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि मोहम्मद यूनुस ने आते सार सबसे पहले ये इंश्योर किया कि भाई जितना भी बांग्लादेश के अंदर हिंदू पॉपुलेशन है, इन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो। दूसरा, उसने ये शुरू कर दिया कि भाई ISI को एक खुली छूट दे दी पूरे के पूरे बांग्लादेश के अंदर, और बोला कि आप जो है लोगों को जमाते इस्लामी के साथ जोड़कर रेडिकलाइजेशन कीजिए। तो अब जमाते इस्लामी जो है वो रेडिकल हो गई, ISI का दबदबा बढ़ गया। इस मोमेंट में पिछले 3 महीने में, जब से शेख हसीना का जो रेजीम चेंज हुआ, इस शेख हसीना के रेजीम चेंज के बाद भारत की रॉ ने वापस से यूनाइटेड लीग ऑफ अराकन से संपर्क साधकर अब बोला राजनीतिक गतिविधियां करते रहिए, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीज अब आप ये कीजिए कि सबसे पहले तो अराकन एरिया में म्यांमार की जो सरकार है, उस सरकार का जो कंट्रोल इस समय म्यांमार बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, उस बॉर्डर से अपना म्यांमार की आर्मी का कंट्रोल हटाकर उस बॉर्डर पे कंट्रोल आप अपना पाइए। तो पिछले 3 महीने में धीरे धीरे जो गतिविधियां चल रही थी वो ये हुई, जिसका खमियाजा अभी हमने लगभग 3 दिन पहले देखा, और वो ये देखा कि अराकन आर्मी ने फाइनली जो पूरा का पूरा म्यांमार और बांग्लादेश का जो बॉर्डर था 240 किलोमीटर का, जहां पर कुछ चुनिंदा म्यांमार आर्मी के लोग थे, उनको वहां से हटाकर उस पूरे के पूरे बॉर्डर पे अब कब्जा पा लिया। तो अब 2 चीजें हैं। पहला, इस पूरे इतिहास को जानने के बाद अब आपके मन में एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि आज की डेट में अराकन एक ऐसा प्रोविंस है जो बांग्लादेश से सटा हुआ है और बांग्लादेश म्यांमार के बॉर्डर पर है, जहां पर भारत की रॉ का एक बहुत गहरा डीप दबदबा है। दूसरा, क्योंकि अब अराकन आर्मी, जो कि यूनाइटेड लीग ऑफ अराकन का एक हिस्सा है, जो कि यूनाइटेड लीग ऑफ अराकन बनी थी अराकन आर्मी और KIO के मर्जर से, इस पर्टिकुलर संस्था ने अगर आज की डेट में पूरे के पूरे बॉर्डर को कब्जा करके कंट्रोल कर लिया है, तो इसका मतलब ये है कि रॉ के पास इस मोमेंट पर अराकन आर्मी के थ्रू, यूनाइटेड लीग ऑफ अराकन के थ्रू, अराकन प्रोविंस में, जो कि बांग्लादेश से सटा हुआ एक प्रोविंस म्यांमार का है, ये प्रोविंस अब रॉ का एक बहुत बड़ा बेस बन चुका है। तो आज की डेट में अगर मोहम्मद यूनुस ISI की गतिविधियों को बढ़ा रहा है और इन गतिविधियों को बढ़ाकर भारत के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो मोहम्मद यूनुस को अब ये मैसेज मिल चुका है कि भारत आपके बगल में अराकन प्रोविंस में बैठी है। आप किसी प्रकार की गतिविधि को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, अराकन प्रोविंस से भारत आपके अंदर भी उसी प्रकार की गतिविधियां करेगा। खैर, हमें घबराने की आवश्यकता इस कारण से भी नहीं है, जैसा मैं आपको कई बार पहले भी बोल चुका हूं, मोहम्मद यूनुस का समय बड़ा लिमिटेड है। वो ज़्यादा लंबे समय तक, अगले साल दिसंबर तक तो वो कतई ही पावर में नहीं रहने वाला। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द बांग्लादेश में एक रेजीम चेंज होने वाला है, और रेजीम चेंज होने के साथ साथ मोहम्मद यूनुस तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके बाद जो भारत ने अराकन रीजन में अपना अब प्रेजेंस वापस से कंसोलिडेट कर लिया है, इस प्रेजेंस के बाद आने वाले फ्यूचर में भी कुछ भी हो जाए, एक चीज जरूर तय है कि बांग्लादेश वापस से नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी प्रमोट नहीं कर सकता। तो ये इशू को क्लियर करने के बाद, समझने के बाद, आई होप अब आपके मन में पूरी क्लैरिटी होगी कि भारत की रॉ इस समय बैठकर क्या कर रही थी और क्या हमने अचीव किया। धन्यवाद।